तारीख थी 14 फरवरी 2022। ओमान में एक टी20 क्वाड्रेंगुलर सीरीज का दूसरा मैच नेपाल और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा था। पहली पारी में बैटिंग कर रही आयरिश टीम की इनिंग के आखिरी ओवर चल रहे थे। क्रीज पर मार्क एडायर और एंडी मैकब्राइन तेजी से रन बनाने की आस लिए मौजूद थे। तभी एक करीबी सिंगल चुराने के चक्कर में मैकब्राइन नेपाल के पेसर कमल सिंह से टकराए और उनके भागने की रफ्तार हल्की हो गई। इधर कमल सिंह ने मौका देखकर बॉल विकेट कीपर आसिफ शेख की तरफ फेंकी। आसिफ के पास ब्रायन को आउट करने के लिए बहुत वक्त था, मगर ये क्या, आसिफ ने मैकब्राइन को रन आउट नहीं किया और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए मैकब्राइन को रन पूरा करने दिया। आसिफ के इस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद उनकी खूब तारीफ हुई। देखते ही देखते आसिफ शेख ट्रेंड होने लगे और सोशल मीडिया पर नेपाल क्रिकेट की गेम स्पिरिट की तारीफें होने लगी। इस दौरान बहुत से क्रिकेट फैंस ऐसे भी नजर आए जिन्होंने उस रोज नेपाल क्रिकेट का नाम पहली बार सुना था, क्योंकि नेपाल क्रिकेट सुर्खियों में उतना आता ही नहीं है। नेपाल क्रिकेट का जिक्र या तो संदीप लामिछाने के BBL और IPL में सिलेक्ट होने के बाद अखबार के किसी कोने में लिखा होता है, या धोनी जैसे बड़े प्लेयर्स की नेपाल विजिट के बाद वहां की क्रिकेट का जिक्र होता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ICC के साथ साल 1988 से जुड़ा हुआ है और नेपाल की हिस्ट्री में क्रिकेट के होने के निशान 19वीं शताब्दी से हैं। यानी जितना पुराना क्रिकेट इंडिया में है उतना ही पुराना नेपाल में भी है। यही ये सवाल आता है कि नेपाल क्रिकेट लेगेसी इतनी रिच है तो फिर वो अभी तक गुमनाम क्रिकेट टीम क्यों है? तो दोस्तों, आपके इस सवाल के साथ नेपाल क्रिकेट से जुड़े और भी सवालों के जवाब लेकर के आया है नारद टीवी अपनी स्पेशल सीरीज नो योर कंट्री के एक और खास एपिसोड में। वो एपिसोड जहां हम पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हुई नेपाल क्रिकेट प्रोग्रेस को करीब से देखेंगे और नेपाल क्रिकेट हिस्ट्री से जुड़े हर अहम लम्हे का फुर्सत से जिक्र करेंगे। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए आपको लिए चलते हैं 19वीं शताब्दी में, जहां नेपाल क्रिकेट से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, नेपाल हिस्ट्री से जुड़े हुए पुराने लोग क्रिकेट को नेपाल में करीब 200 साल पुराना मानते हैं, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट की बात करें तो 1877 में डेनियल राइट द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ नेपाल में पहली बार क्रिकेट का जिक्र मिलता है, जहां डेनियल मेंशन करते हैं कि कई मौकों पर नेपाल में क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स के ट्यूटर्स आए, मगर नेपाल के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। इसके बाद नेपाल और क्रिकेट का रिश्ता हिस्ट्री बुक्स में साल 1920 में क्लियर नजर आया और इस साल को ही नेपाल से क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने वाला गिना गया। बहुत से प्रतिष्ठित हिस्टोरिकल बुक्स की माने तो उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर महाराजा चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा के सबसे छोटे बेटे लेफ्टिनेंट जनरल मदन शमशेर बहादुर जंग राणा क्रिकेट को पहली बार नेपाल ले आए थे, क्योंकि क्रिकेट उस दौर में जेंटलमैन्स गेम के नाम से जाना जाता था और सिर्फ हाई क्लास परिवारों की पहुंच में होता था। इसलिए कई सालों तक नेपाल में क्रिकेट सिर्फ राणा परिवार और कुछ एलीट नेपालीज तक ही सीमित रहा। इसके बाद नेपाल क्रिकेट से जुड़ी बड़ी तारीख हिस्ट्री में तब आई जब दूसरे बड़े लोगों तक क्रिकेट को पहुंचाने के लिए राणा परिवार की सहमति और होल्ड के साथ 1946 में कैन यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल का गठन हुआ। इसके बाद जब साल 1951 में राणा फैमिली की डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी ने रिप्लेस किया तो क्रिकेट को शाही महलों से उतरकर आम आदमी तक पहुंचने की इजाजत मिली। लेकिन अगले 10 सालों तक भी नेपाल में क्रिकेट को लोकप्रियता नहीं मिली जो उनके पड़ोसी देशों इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर के मिल गई थी। इसलिए साल 1961 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल से जोड़ने का फैसला लिया गया और क्रिकेट को नेपाल में फैलाने की कोशिशें बढ़ाई गईं। मगर क्रिकेट को नेपाल में 80 के दशक तक भी वो लोकप्रियता नहीं मिली जिसकी उम्मीद एसोसिएशन से जुड़े मेंबर्स कर रहे थे, क्योंकि इस दौर में नेपाल में आम आदमी की हालत बहुत खराब थी। लोगों के पास ढंग के रोजगार और स्वास्थ्य की सेवा नहीं थी। ऐसे में क्रिकेट जैसा महंगा खेल कैसे आगे बढ़ सकता था? मगर फिर लेट 80s आते आते नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने लगे, सड़कें बेहतर हुई, लोगों को सफर करने के लिए साधन मिलने लगे, रोजगार के अवसर पैदा हुए और इस तरह नेपाल में क्रिकेट बड़े शहरों से उतरकर धीरे धीरे पतली गलियों में आ गई। अब क्रिकेट को स्कूलों और कॉलेजों में भी प्रमोट किया जाने लगा और देखते ही देखते 90 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट नेपाल में खूब खेला जाने लगा। तो दोस्तों, 90 के दशक के पहले हाफ तक क्रिकेट नेपाल के हर घर में अपनी पैठ जमा चुका था, लेकिन नेपाल को नेशनल क्रिकेट बेहतर करने और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना था। वो सफर जिसकी शुरुआत साल 1988 में नेपाल के ICC के एफिलिएट मेंबर बनने से शुरू हुई। ये वो वक्त था जिसे नेपाल क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के एफिलिएट मेंबर बनते ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बड़े अधिकारियों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग और नेपाल में भी
एक डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा बनाया। वो ढांचा जिसके अकॉर्डिंग आज नेपाल में 7 प्रोविंस और 3 डिपार्टमेंटल टीमें समेत 10 डोमेस्टिक टीमें हैं। हालांकि साल 1990 में जब नेपाल का डोमेस्टिक सर्किट शुरू हुआ तो सिस्टम बिल्ड करने में दिक्कतें आई, मगर उसी साल नेपाल की एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट और साल 1994 में फुल मेंबर बनने ने नेपाल में क्रिकेट के स्तर को एकदम से बेहतर कर दिया। एसीसी का मेंबर बनने से नेपाल को यह फायदा हुआ कि वहां क्रिकेट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया और खिलाड़ियों को पहले के मुकाबले बेहतर सुविधाएं मिलने लगी, जिसके बाद नेपाल क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो गया कि साल 1996 में आईसीसी ने नेपाल को एसोसिएट मेंबर चुन लिया। उसी साल नेपाल ने कुआलालंपुर में एसीसी ट्रॉफी में पहली बार हिस्सा लिया और 6 टीमों के उस टूर्नामेंट ब्रुनेई एंड जापान जैसी टीमों को हराकर चौथा स्थान हासिल किया, जिसके बाद नेपाल को एक क्रिकेट नेशन के तौर पर देखा जाने लगा और साल 1998 में नेपाल ने एसीसी ट्रॉफी होस्ट करके देश में बेहतर होते क्रिकेट स्टैंडर्ड का सबूत भी दिया। उस टूर्नामेंट में नेपाल तो फ्लॉप रहा, मगर ललितपुर, कीर्तिपुर और काठमांडू के स्टेडियमों को खूब तारीफ ही मिली। सीधे सीधे कहें तो नेपाल क्रिकेट को पहचान मिलना शुरू हो गई थी। दोस्तों, पिछली शताब्दी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत से ही नेपाल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर भी बेहतर होने लगी थी, जबकि उनकी जूनियर यानी अंडर 19 टीम को 2000 वर्ल्ड कप में नंबर 8 पर फिनिश करने के लिए पे ऑफ मिलना शुरू हो गया था। उधर सीनियर टीम ने साल 2000 और 2002 की बेहतरीन परफॉर्मेंस से नेपाल को आईसीसी ट्रॉफी में फर्स्ट टाइम जगह दिलवाई, जहां नेपाल ने ठीक ठाक खेला। मगर नेपाल का असली धमाका 2003 से तब शुरू हुआ जब नेपाल ने एसीसी इमर्जिंग नेशंस को होस्ट करते हुए इतना लाजवाब खेल दिखाया कि उन्हें 2005 के टूर्नामेंट में अब द स्टैंडर्ड टीम कहकर बुलाया ही नहीं गया। इस यादगार टूर्नामेंट में ही नेपाल के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट भूटान के खिलाफ तब आया, जब बैटर राजू खड़का 50 गेंदों में तेज 105 रन बनाकर वनडे में शतक जमाने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर बने। इस टूर्नामेंट समेत पिछले कई सालों से अच्छी खेल रही नेपाल टीम को आईसीसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में शामिल किया, जहां नेपाल ने अपने शुरुआती फर्स्ट क्लास मैच यूएई और मलेशिया से खेले। सिर्फ एक जीत के चलते नेपाल उस टूर्नामेंट में अगले राउंड तक नहीं पहुंच पाया, मगर नेपाल को यहां से कॉन्फिडेंस जरूर मिला, जिसके बाद नेपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक एसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप, आईसीसी ट्रॉफी और एसीसी फास्ट ट्रैक कंट्री टूर्नामेंट में अपने खेल से जलवे बिखेरे। इस दौरान ही साल 2006 एसीसी ट्रॉफी में नेपाल ने म्यांमार को सिर्फ 10 रन पर ऑल आउट कर दिया और महज 2 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर हिस्ट्री का सबसे मिसमैच गेम जीत लिया। इस मैच में विनोद दास ने 3 और महबूब आलम ने 7 विकेट लिए। ये महबूब आलम वही हैं जिन्होंने आगे चलकर साल 2008 में आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 5 के एक मैच में रिकॉर्ड बनाते हुए मोजाम्बिक टीम के सभी 10 विकेट हासिल किए। महबूब आलम का यह रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि वो लिमिटेड ओवर गेम में सभी 10 विकेट हासिल करने वाले पहले बॉलर बने थे। हालांकि उस टूर्नामेंट में नेपाल नंबर 3 पर रहा और 2011 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के सपने को सच नहीं कर पाया। मगर नेपाल के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हर गुजरते साल के साथ नेपाल क्रिकेट और बेहतर हो गई। इसका सबसे बड़ा सबूत साल 2007 में तब मिला जब नेपाल विमेंस क्रिकेट टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच एसीसी इवेंट में खेला। इस तरह सिर्फ 11 साल बाद 2018 में आकर नेपाल विमेंस टीम को T20 स्टेटस भी मिल गया, जबकि मेंस टीम को T20 इंटरनेशनल स्टेटस 2014 में और इंटरनेशनल वनडे स्टेटस 2018 में मिला था। तो दोस्तों, 2009 के 5 साल बाद T20 और 9 साल बाद वनडे स्टेटस मिलना बोलने में जितना सिंपल लग रहा है, असल में उतना ही मुश्किल सफर भी था, क्योंकि नेपाल ने 2015 में इस सदी का सबसे भयानक भूकंप देखा था, जिसके चलते कई क्रिकेटर्स उस दिन तक डिस्टर्ब रहे थे। इसके अलावा इन 9 सालों में बहुत से बेहतरीन नेपाली क्रिकेटर्स ने संन्यास भी ले लिया और पैसों की कमी के चलते बोर्ड कभी मनचाहा कोच भी अफोर्ड नहीं कर पाया। मगर नेपाली प्लेयर्स हर बार एक नए हौसले और जीत के जज्बे के साथ मैदान पर उतरे। इस जोश, जज्बे और एकता का ही नतीजा था कि हर आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में नेपाल पिछले टूर्नामेंट से बेहतर टीम नजर आती है। जबकि नेपाल के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल हैट्रिक लगाने वाले शक्ति गौचन, मल्टी टीम टूर्नामेंट में 21 विकेट लेकर पहली बार मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले बसंता रैग्मी, सबसे कम 17 साल की उम्र में T20 50 लगाने वाले संदीप जोरा, विदेशी लीगों में नाम कमाने वाले संदीप लामिछाने, अच्छी कीपिंग के साथ गेम स्पिरिट के लिए मशहूर होने वाले आशिफ शेख और एक जोशीली टीम को ढंग से चलाने वाले कप्तान पारस खड़का जैसे शानदार प्लेयर्स भी नेपाल को मिलते हैं। आज नेपाल क्रिकेट टीम इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट का दर्जा हासिल करने के सपने भी देख रहे हैं। जबकि 37 वनडे मैचों में से 15 जीते और 57 T20 मैचों में से 33 जीते नेपाल क्रिकेट के बेहतर होने की उम्मीद जगा रही हैं। अब देखना है तो बस ये कि क्या नेपाल क्रिकेट जल्द से जल्द इंटरनेशनल लेवल पर अपना जादुई जलवा दिखा पाएगा, या बरमूडा, केन्या या कनाडा जैसी टीमों की तरह कुछ समय बाद गायब हो जाएगा।
जाएगा। हालांकि दूसरी बात सच होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्र मल्ला, आसिफ शेख, अविनाश बोहरा और कुशल भुरतेल जैसी जुनूनी क्रिकेट टीम को जीत दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जबकि प्रेजेंट मैनेजर विनोद दास, फिजियो विक्रम और एनालिस्ट रमन कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेपाल क्रिकेट गुजरते दिनों के साथ और बेहतर होती जाए, हम नो योर कंट्री के नेपाल पर बेस्ड इस खास एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं, मगर वादा करते हैं कि अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दूसरी टीमों के क्रिकेट इतिहास पर भी दूसरे एपिसोड्स लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।